से पृथक किए गए कुछ दवा एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को रोगाणुरोधी एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ये प्रोटीन प्रतिरोधी बैक्टीरिया प्रजातियों के विरुद्ध पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता में भी सुधार कर सकते हैं। सीप और स्टर के रोगाणुरोधी एंटीमाइक्रोबियल गुणों के संबंध में मुख्य बिंदु प्रभावकारिता में भी सुधार कर सकते हैं। सीप और स्टर के रोगाणुरोधी एंटीमाइक्रोबियल गुणों के संबंध में मुख्य बिंदु क्या है? सीप और स्टर की भूमिका। सीप के हेमोलिम्फ से रोगाणुरोधी प्रोटीन और पेप्टाइड्स निमोनिया, टॉन्सिलिटिस और आमवात या रूमेटिज्म बुखार के लिए जिम्मेदार स्ट्रेप्टोकोकस एसपीपी जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करना। एंटीबायोटिक्स और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से बैक्टीरिया की रक्षा करने वाली बायोफिल्म को बाधित और भेदन करना। पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता को 2 से 32 गुना तक बढ़ाना। सीपों की प्रतिरक्षा सुरक्षा। सीपों को अपने समुद्री वातावरण में कई सूक्ष्मजीवों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी प्रतिरक्षा सुरक्षा मजबूत होती है। ऑयस्टर हेमोलिम्फ में एंटीवायरल और जीवाणुरोधी प्रोटीन और पेप्टाइड्स होते हैं जो विभिन्न मानव और समुद्री रोगजनकों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। नए रोगाणुरोधी एजेंट। आजकल लोग जिन 90% से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वे प्राकृतिक स्रोतों से आती हैं। यह बात 65% से ज्यादा नए विकसित एंटीबायोटिक दवाओं पर भी लागू होती है। पारंपरिक प्रासंगिकता। इसका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में श्वसन और सूजन संबंधी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की स्वास्थ्य प्रथाओं के लिए आवश्यक है। नोट: विश्व भर में प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलियन व्यक्तियों की रोगाणुरोधी प्रतिरोधी संक्रमणों से मृत्यु होती है। रोगाणुरोधी प्रतिरोधी संक्रमणों की वार्षिक संख्या में 70% की बढ़ोतरी होने की संभावना है तथा अनुमान है कि वर्ष 2025 से 2050 के बीच 40 मिलियन लोगों की इससे मृत्यु हो जाएगी। बायोफिल्म्स जीवाणुविक समुदाय हैं जो स्वयं उत्पादित पदार्थ में अंतःस्थापित होते हैं, जो सतहों पर चिपक जाते हैं तथा जीवाणुओं को प्रतिरक्षा प्रणाली और एंटीबायोटिक औषधियों से बचाते हैं। वे लगभग सभी जीवाणु संक्रमणों में पाए जाते हैं। सीप क्या है? परिचय। कस्तूरा ऑस्ट्रियडाई कुल से संबंधित है और अकशेरुकी के रूप में वर्गीकृत हैं। ये सर्वाहारी होते हैं और समूहों में पाए जाते हैं जिन्हें नेवा, बेड या रीफ कहते हैं। वे खुरदुरे, शैल जैसे कठोर तथा प्रायः अंडाकार या नाशपाती के आकार के खोल से आवृत होते हैं। पर्यावास। सीप विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उथले जल के महासागरों में पाए जाते हैं और समुद्र तल अथवा भित्तियों में निवाह निर्मित करते हैं। खाद्य सीप से यदा कदा मोती प्राप्त हो सकता है, हालांकि वे मोती सीपों के समान नहीं होते हैं, जो एक अलग द्विकपाटी कुल से संबंधित होते हैं। पारिस्थितिक भूमिका। कीस्टोन प्रजातियां वे जीव हैं जिनका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर उनकी संख्या के सापेक्ष व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, बाघ, समुद्री ऊदबिलाव आदि। सीप नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, बैक्टीरिया और कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रदूषकों को हटाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता और स्पष्टता में काफी सुधार होता है। प्रमुख प्रजातियां। सीपों को कीस्टोन प्रजाति माना जाता है, क्योंकि सीपों की तलहटी और चट्टानें समुद्री एनीमोन, बार्नाकल और मसल सहित विभिन्न समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास और सुरक्षा प्रदान करती हैं। जल निस्यंदन। एक सीप प्रति घंटे 2 गैलन से अधिक जल को निस्यंदित कर सकता है, जो कि प्रतिदिन 50 गैलन तक हो सकता है। आहार और व्यवहार। सीप अपने गलफड़ों से भरे जल से शैवाल और खाद्य कणों को निस्यंदित कर भोजन प्राप्त करते हैं। सभी सीपें जीवन की शुरुआत नर के रूप में करती हैं, लेकिन आमतौर पर लगभग 1 वर्ष के बाद स्थायी रूप से मादा में बदल जाती हैं। इसके अलावा, सीप अपने जीवन काल में कई बार लिंग बदल सकते हैं। भोजन के रूप में भूमिका। इनमें कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और हजारों वर्षों से मनुष्य इन्हें उपभोग करते आ रहे हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न। प्रीलिम्स प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? आ. अशल्क मीन कैटफिश। बी. अश्वभुज ऑक्टोपस। सी. सीप ऑयस्टर। डी. हवासिल पेलिकन। उत्तर सी। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? 2019। 1. कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना। 2.
रोगों के उपचार के लिए वैज्ञानिकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराक लेना। 3. पशुधन फार्मिंग प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। और 4. कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आ, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1, 3 और 4। डी, केवल 2, 3 और 4। उत्तर बी। आरबीआई ने आपके लिए संशोधित मास्टर अनुदेश जारी किया। स्रोत लाइव मिनट। चर्चा में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां एक्ट निर्देश 2024 को संशोधित किया है। आपके लिए संशोधित मानदंडों का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना और निपटान प्रक्रियाओं में उचित परिश्रम पर जोर देना है। आप पर आरबीआई के संशोधित मास्टर अनुदेश के मुख्य बिंदु क्या हैं? बोर्ड अनुमोदित नीति। प्रत्येक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी आपको उधारकर्ताओं के बकाये के निपटान के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति स्थापित करनी चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रमुख तत्व शामिल होंगे जैसे एक मुश्त निपटान की पात्रता हेतु अंतिम तिथि, निपटान राशि तय करते समय विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमेय त्याग, प्रतिभूति के प्राप्ति योग्य मूल्य के मूल्यांकन की पद्धति, निपटान प्रक्रिया। पुनर्प्राप्ति के सभी विकल्पों का पता लगाने के बाद ही निपटान पर विचार किया जाना चाहिए। अधिमानता, निपटान राशि का भुगतान एक मुश्त भुगतान किया जाना चाहिए। गैर एक मुश्त भुगतान योजनाओं को व्यवसाय मॉडल, उधारकर्ता नकदी प्रवाह और अनुमानित आय के साथ संरेखित होना चाहिए। स्वतंत्र सलाहकार समिति आईएसी, तकनीकी, वित्तीय या कानूनी विशेषज्ञों वाली एक आईएसी को निपटान प्रस्तावों की समीक्षा करनी चाहिए तथा आपकी बोर्ड समिति को सलाह देनी चाहिए। आप क्या है? आप आग एक विशेष प्रकार का वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए खरीदता है तथा ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों की वसूली का प्रयास करता है। आपकी पृष्ठभूमि। आपकी अवधारणा नरसिम्हम समिति 2 1998 द्वारा पेश की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत आग की स्थापना हुई। आग का पंजीकरण और विनियमन। आग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है तथा इसे SARFAESI अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत आरबीआई के साथ भी पंजीकृत होना चाहिए। यह SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत कार्य करता है तथा आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करता है। आपकी कार्यप्रणाली। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण। इसमें वसूली के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान के ऋण, अग्रिम, बॉन्ड, गारंटी या अन्य ऋण सुविधाओं के अधिकार प्राप्त करना शामिल है, जिसे वित्तीय सहायता के रूप में जाना जाता है। प्रतिभूतिकरण। इसमें योग्य खरीदारों क्यूबी को प्रतिभूति रसीदें जारी करके वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना शामिल है। क्यूबी में बीमा कंपनियां, बैंक, राज्य वित्तीय निगम SARFAESI के तहत आक और सेबी पंजीकृत परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां शामिल हैं। प्रतिभूति रसीद। आक ऋणदाताओं को प्रतिभूति रसीदें जारी करते हैं, जो ऋण वसूली पर मोचनीय, रिडीमेबल होती हैं, प्रबंधन शुल्क लेते हैं तथा वसूली लाभ को विक्रय करने वाले वित्तीय संस्थानों के साथ साझा करते हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए। एनपीए एनपीए वह ऋण है जिसे एनपीए के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण भुगतान 90 दिन के अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो गया हो। कृषि के लिए, यदि 2 फसल मौसमों तक मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रकार। बैंक गैर निष्पादन की अवधि और वसूली की संभावनाओं के आधार पर एनपीए को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। अवमानक परिसंपत्तियां 12 माह या उससे कम अवधि की एनपीए। संदिग्ध परिसंपत्तियां 12 माह से अधिक अवधि की एनपीए। हानि परिसंपत्तियां ऐसी अप्राप्य परिसंपत्तियां जिनकी वसूली की संभावना बहुत कम या असंभव है तथा जिन्हें पूर्ण रूप से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न। प्रीलिम प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबावयुक्त परिसंपत्तियों के
स्थानीय संरचन पद्धति स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रक्चर एसेट्स SRA का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। 2017। हाँ, यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिक कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। बी, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। सी, यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है। डी, यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का एक महत्वपूर्ण उपबंध है। उत्तर बी, H5N1 बर्ड फ्लू और डेमोइसेल क्रेन। स्रोत डाउन टू अर्थ। राजस्थान के जैसलमेर में प्रवासी डेमोइसेल क्रेनों को H5N1 बर्ड फ्लू के फैलने का खतरा है, जो असामान्य रूप से अधिक वर्षा के कारण विषाक्त जलाशयों और चने के खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के कारण और भी अधिक बढ़ गया है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा एक कोष्ठक H5N1 या H5N1 बर्ड फ्लू एक प्रकार का फ्लू वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन यह मानवों में भी संक्रमण का कारण बन सकता है। इसकी उत्पत्ति वर्ष 1996 में चीन में हुई थी। इसके बाद H5N1 वायरस का प्रसार अन्य देशों में भी देखने को मिला। वर्ष 2020 से यह वैश्विक स्तर पर महाद्वीपों में फैल गया। भारत में पहली बार H5N1 का प्रकोप वर्ष 2015 में देखा गया था, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। मनुष्यों में फैलना। संक्रमित पक्षियों या दूषित वातावरण के साथ निकट संपर्क एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के मानव संक्रमण का प्राथमिक मार्ग है। व्यक्ति से व्यक्ति संक्रमण दुर्लभ है, लेकिन संभव है। डैमोइसेल क्रेन। डैमोइसेल क्रेन भारत में कूंज या कुर्जा के नाम से जाना जाता है, जो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में मूल रूप से पाया जाता है। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए सर्दियों के दौरान भारत, विशेष रूप से राजस्थान में प्रवास करता है। संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का दर्जा कम चिंताजनक तथा खींचन। राजस्थान में भारत का पहला डेमोइसेल क्रेन रिजर्व है, जहां प्रत्येक वर्ष शीतकाल के दौरान 20,000-30,000 क्रेन आते हैं। बोरियल वन। स्रोत डाउन टू अर्थ। एक अध्ययन के अनुसार विश्व के लगभग आधे बोरियल वनों में जलवायु परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे वनाग्नि का खतरा बढ़ रहा है और उनकी कार्बन सिंक भूमिका प्रभावित रही है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष। बोरियल वनों में वैश्विक औसत से 4 गुना अधिक तेजी से तापन हो रहा है। दक्षिण से उत्तर की ओर वृक्षों का घनत्व घटने के कारण बोरियल वनों स्थिति विवरित विरल वृक्ष आवरण होती जा रही है, जिससे उनकी कार्बन भंडारण क्षमता कम हो रही है और दावानल का खतरा बढ़ रहा है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मृदा के कार्बन की महत्वपूर्ण मात्रा अवमुक्त हो सकती है, जिससे कार्बन भंडारण और भी जटिल हो जाएगा। बोरियल वन। बोरियल वन या टैगा विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है, जो वैश्विक वन क्षेत्र के 30% और पृथ्वी की भूमि सतह के 10% हिस्से पर विस्तृत है। बोरियल पारिस्थितिकी क्षेत्र मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध के 8 देशों कनाडा, चीन, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका में विस्तृत है। बोरियल वनों में मुख्य रूप से पाइन, स्प्रूस और फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियां जैसे कि चिनार और बच वृक्ष भी पाए जाते हैं। इनकी वेल भी उच्च अक्षांशीय परिवेश में होती है। किसी भी अन्य बायोम की तुलना में इसमें अधिक सतही अल्वनीय जल होता है, जो उत्तरी महासागरों और वैश्विक जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जलवायु विनियमन में प्रमुख भूमिका निभाते हुए और उष्णकटिबंधीय वनों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रमुख कार्बन भंडार के रूप में कार्य करते हुए बोरियल क्षेत्र 33% से अधिक काष्ठ और 25% कागज निर्यात का स्रोत है। 8वां वेतन आयोग। स्रोत बिजनेस स्टैंडर्ड। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 4.5 मिलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों सहित 6.8 मिलियन पेंशनभोगियों को लाभ होगा। वेतन आयोग PC यह मुद्रास्फीति तथा पारिश्रमिक और जीवन यापन की लागत पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों का आकलन करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया PC स्थापित किया जाता है। आमतौर पर
एनएचपीसी का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। इसकी सिफारिशों को प्रायः राज्य के स्वामित्व वाले संगठनों द्वारा भी अपनाया जाता है। वेतन आयोग के निहितार्थ का ऐतिहासिक संदर्भ। वर्ष 1947 से अब तक भारत सरकार ने 7 वेतन आयोगों की स्थापना की है, जिसमें 7वां वेतन आयोग 2016-2026 न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में गठित किया गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी व्यय में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 8वां वेतन आयोग, यह मुद्रास्फीति का समायोजन करने के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते गा और महंगाई राहत डॉक्टर को संशोधित करने के लिए फॉर्मूले का प्रस्ताव कर सकता है। महंगाई भत्ते का समायोजन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW पर आधारित है, जिसे जीवन यापन लागत में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी वेतन को जीवन की बढ़ती लागत के अनुरूप बनाना, कर्मचारी कल्याण और आर्थिक विकास को समर्थन देना है। एंटिटी लॉकर स्रोत PIB, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय मिडवाई के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे प्रबंधन में सुधार करने और व्यवसाय संगठन के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डिजाइन किया गया है। एंटिटी लॉकर, यह एक सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान है। यह बड़े संगठनों, निगमों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, ट्रस्टों, स्टार्टअप सहित कई प्रकार की संस्थाओं के लिए दस्तावेजों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सरल बनाता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT और अन्य विनियामक संस्थानों जैसी प्रणालियों के साथ एंटिटी लॉकर का सहज एकीकरण व्यवसायों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है। प्रमुख विशेषताएं। सुरक्षित दस्तावेज प्रबंधन के लिए 10 GB एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण और आधार प्रमाणित भूमिका आधारित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। लाभ, प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने के लिए भंडारण और सुरक्षा को समेकित करता है। दस्तावेज की प्रक्रिया में लगने वाले समय और परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करता है। एंटिटी लॉकर भारत के डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का समर्थन करता है तथा बेहतर डिजिटल शासन और व्यापार सुगमता लिए केंद्रीय बजट 2024-25 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है।